सरस्वती विद्या मंदिर। तो जो हमारा विद्या भारती के हमारे जितने भी विद्यालय हैं सरस्वती विद्या मंदिर, उन सभी से पास हुए, उन सभी से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का जो संगठन है उसे विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद कहते हैं। मन में थोड़ा सा विचार आता होगा कि क्यों पूर्व छात्र परिषद, हमारे विद्यालय का अलग होना चाहिए, आपका विद्यालय का अलग होना चाहिए, तो हम एक साथ क्यों? तो बड़ी अच्छी सी बात है कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सामाजिक संगठन है। और अगर हम टीचिंग मेथोलॉजी या पेडागॉजी की हम बात करें तो पूरे देश भर में हम सब एक ही आचार विचार, एक जैसी धारणा, एक जैसे उद्देश्य और एक जैसी पद्धति को लेकर हम सभी लोग उत्तीर्ण होते हैं। तो इस नाते कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम संभवतः अलग शायद हो सकता है, कहीं आचार्यगण अलग हो सकते हैं, आपको किसी ने पढ़ाया, मुझे किसी अलग आचार्य ने पढ़ाया, लेकिन साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से हम सभी लोग एक ही जैसे विचार रखते हैं, इसीलिए हम लोग एक ही परिषद के नाते हैं। संभवतः जब परिषद में हम आते हैं तो बहुत सारे सामाजिक आयामों के कार्य हम लोग अलग अलग रूप से करते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो है कि वर्तमान में जो हमारे साथ हमारे सभी छात्र, हमारे अनुज, हमारे भैया बहन सभी पढ़ रहे हैं, हमारे अनुभव के अनुसार, चूंकि 2003 में हमने अपनी कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करी और आज इस बात को लगभग 22 वर्ष हो गए। तो 22 वर्ष के दौरान हमारे जो अनुभव आए, अभी हमारा अपना अलग कार्य क्षेत्र भी है, मैं आईटी कंपनी में एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट काम करता हूँ। भैया मुकेश एक देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शिक्षा जगत में ही काम करते हैं। तो हमारे कुछ अनुभव हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अनुभवों का लाभ आपको सीधे रूप से पहुंच पाए, और खासकर जब आप अपने कैरियर के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां शायद आपको एक पाथ, लर्निंग पाथ चूज करना है और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके जीवन की आगे की दिशा और आपका कैरियर कैसा रहेगा ये सभी निर्धारण होगा। तो मुख्य रूप से दो बातें आती हैं, एक कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस। कोई बता सकता है दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही जैसी चीजें? अभिषेक जी, जो लोग आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं जरा एक बार देखिएगा, सभी लोग सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे? जो लोग आभासी माध्यम से जुड़े हैं कृपया चैट बॉक्स में विद्यालय के नाम के साथ आप अपना विद्यालय भेज दीजिए, तो हमें ये पता लगेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं। तो दो बातें आती हैं, कैरियर गाइडेंस और कैरियर। पहले तो ये पता ही होना चाहिए कि हमारे पास रास्ते कितने हैं, है ना? आप अपने घर से अपने विद्यालय के लिए निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पता होता होगा कि मेरे घर से विद्यालय जाने के 5 रास्ते हैं, और उन 5 रास्तों के बिहाफ पे आप किसी एक रास्ते का चयन करते होंगे। वो रास्ता छोटा हो सकता है, वो रास्ता खुला हुआ हो सकता है, वो रास्ता बहुत स्मूथ हो सकता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप उसको क्यों चूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूज करने से पहले निश्चित रूप से हमें ये अवगत होना चाहिए कि हमारे पास रास्ते कितने हैं। तो आज का जो सेशन है मुख्यतः रूप से हम लोग आज सिर्फ इसी को बताने वाले हैं, व्हाट आफ्टर 12th, यानी 12वीं के बाद क्या, आपके पास रास्ते कितने हैं, आपके पास चॉइस कितनी है। क्योंकि सामान्य रूप से हम अपने आसपास जो सुनते हैं, अपनी परिवेश में जो देखते हैं, या अपने परिवार में कोई हमारे बड़े भैया बहन होंगे तो वो कहीं समाज में किसी कोर्स को, किसी चीज को करने के बाद स्थापित हैं, तो हमें लगता होगा शायद हम भी ऐसा कर लें तो अच्छा रहेगा या हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हमें भी उसी को करना चाहिए। किसी भी चीज को चूज करने से पहले बहुत सारे कारण, सामाजिक, आर्थिक, हमारी बौद्धिक क्षमताएं, ये प्रभावी कारण हैं जिसके रूप में हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए कि हमें किस पाथ को लेना है। सभी रास्ते सभी के लिए नहीं है, तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है, और निश्चित रूप से उन क्षमताओं को पहचानने के बाद अगर कहीं हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है कि नहीं भाई मैं शायद ये भी चूज कर लूं, सो ये भी चूज कर लूं, मतलब मन में एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि यार ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा, पता नहीं, इसके बारे में तो सुना नहीं था, सर बता गए, पर लग रहा है ये भी अच्छा रहेगा, है ना? तो वो फिर चरण है कैरियर काउंसलिंग का। मतलब जहां हमारे पास एक से ज्यादा कहीं ना कहीं रास्ते हैं, एक से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है अपने कैरियर के लिए, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का जो विषय है वो काउंसलिंग का विषय है। तो आज प्रमुख रूप से मैं और मेरे साथ मुकेश जी और हमारे साथ नीतीश जी हैं, हमारे साथी इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं।
तो हम लोग प्रमुख रूप से आज आपको क्या बताने वाले हैं, सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि आपके पास रास्ते कितने हैं, है ना, और इन रास्तों की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने साल में ये निकलते हैं, कहाँ पे आपको इसका फॉर्म भरना होता है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनमें से क्या चूज करना है, इसको हम द्वितीय चरण में जब आपके साथ जुड़ेंगे, यानी एक बार और हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब हम इन विषयों को क्लियर करेंगे, है ना। इस बीच में आपका ये होमवर्क भी रहेगा कि आप इसकी चर्चा घर पर करें। एक कॉपी पेंसिल, मुझे लगता है हमने ऐसी अपेक्षा भी की थी, आप सभी लोग लेकर भी आए हैं, है ना, तो लिखेंगे जरूर। हो सकता है आपको कुछ यहाँ आज नया मिले, नया लिख के लेके जाएं, ठीक है। तो आज का विषय हमारा ये पहली स्लाइड है, व्हाट आफ्टर 12th, है ना। एक बच्ची है, बड़ा किताबों के सामने बहुत सारी रखी है और सोच रही है कि पता नहीं क्या करूं मैं, है ना, क्या चूज करना चाहिए, है ना। सो व्हाट आफ्टर 12th, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो विषय आता है वो आता है कि हमारे पास ब्रॉड कैटेगरीज की हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद उपलब्ध क्या है ना। तो 12वीं के बाद हमारे पास एक कैरियर के रूप में चॉइस है कि हम जॉब कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं जी। क्या कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो 12वीं के बाद हम अपनी नौकरी के लिए भी हमारे पास सीधे आयाम हैं, चर्चा करेंगे इसकी भी हम कि क्या वो सीधे आयाम है, क्या कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, बहुत हाइब्रिड सा मॉडल है, जॉब कर सकते हैं या हम हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद हमें अपनी अपस्किलिंग के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी बौद्धिक विकास के लिए हमें कुछ हायर एजुकेशन में जाना है और कुछ कोर्स करने हैं। ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि भाई 12वीं के बाद ग्रेजुएशन तो करनी है, उसके बाद ही देखना है ना। तो हायर एजुकेशन में हम जा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, या सीधे जॉब कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। कौन सी जॉब है, कौन से वो हायर एजुकेशन कोर्सेज हैं, आगे की स्लाइड में अभी चर्चा करेंगे। एक हाइब्रिड ऑप्शन है। हाइब्रिड क्या है, ये मन में आता है यार कुछ ऐसा भी है क्या कि कोई हमें पढ़ा भी दे, हमारी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी तय कर ले और वहीं से हमारी जॉब भी लग जाए, है ना, हमारी जॉब की कोई गारंटी भी हो जाए और हम वहां पढ़ते भी रहें। तो कुछ ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है, ऐसी भी चॉइसेस आपके पास है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आया इतनी बात? बढ़िया। आगे चलते हैं। देखिए ये एक हमने थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया, इसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया, है ना। तो जब हम जॉब की बात करते हैं, भाई साहब दिखाई दे रहा है क्या? तो जब हम जॉब की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इस जॉब को भी हम दो कैटेगराइजेशंस में तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कि एक तो गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट ही करनी है, पिताजी ने कहा है कि गवर्नमेंट वालों की इज्जत है, बस इसलिए गवर्नमेंट ही जाना है ना। और एक है स्किल बेस्ड जॉब, है ना। प्रमुखता जब हम स्किल बेस्ड जॉब की बात करते हैं तो सामान्यतः ये आता है कि हायर एजुकेशन में जाएं और हम कोई प्रोफेशनल कोर्स को करें और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद ही हम उसको कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में अच्छी बात क्या है कि जितना भी कॉरपोरेट जगत है, जितना भी प्राइवेट जगत है, वो आपके स्किलिंग्स की वैल्यू करते हैं। मतलब आपको काम कितना आता है, सिंपली वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके पैकेज में कितना फिट होते हैं, आप उनके कितने काम के हैं, ये वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए ना स्किलिंग की बात होती है। और स्किलिंग जब आप अर्न करते हैं तो कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, यानी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं। जो कुछ प्रोमिनेंट कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। मुझे लगता है हम लोग जब कंप्यूटर पे काम करते होंगे तो पीडीएफ हम सभी जानते होंगे, पीडीएफ जानते हैं ना, है ना। तो पीडीएफ एक कंपनी का टूल है, आप बता सकते हैं किसका प्रोप्राइटरी टूल है ये? एडोब का, है ना। जब खोलते हैं तो लिखा आता हुआ एडोब पीडीएफ। तो एडोब ने कुछ अपनी टूल्स बनाए। टूल्स बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ हमारे जैसा कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारे ये सर्टिफिकेशन आप कर लें, और सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल यूआई यूएक्स यानी वेब डिजाइनिंग का बड़ा आजकल कल्चर है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी अच्छी सी रील बनाई है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ आपके पास जब व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट आती होंगी तो कुछ लगता होगा यार ये कितनी अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही, है ना। तो ये अच्छी लग रही है और नहीं लग रही, यानी ये जो डिजाइनिंग का काम है वेब से जुड़ा हुआ, ये एक स्किल है और जिसको हम यूआई और यूएक्स के रूप में जानते हैं, है ना। इसके लिए किसी तरह की कोई मैंडेटरी डिग्री की जरूरत नहीं है, या कोई ऐसा कि आप इस कोर्स को करेंगे तो ही ये कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
कुछ सर्टिफिकेशन है, आप लर्न कीजिए, आप सीख सकते हैं। नाउ यू आर रेडी टू डिप्लॉय फॉर योर ओन वर्क और आइदर फॉर एनी अदर कंपनी। आप किसी कंपनी के लिए जाएं या स्वयं का काम करें, ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से आपको अपनी ग्रोथ के लिए आगे और बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, है ना। आपको लगता होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो कुछ बात कर रहे थे किसी प्रोडक्ट के बारे में, और जब हमने फोन को ऑन किया तो अचानक से उस प्रोडक्ट के ऐड आने लगे, है ना। ऐसा लगता है फोन सुन रहा है और सुनने के बिहाफ पे उसने हमें वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। या गूगल पे हमने कोई कीवर्ड सर्च किया कि आई वांट टू बाय एसी या कॉस्ट ऑफ एसी, कैरियर एसी, है ना। और जैसे ही हम गए किसी भी वेबसाइट पे, हमें एसी के ऐड दिख रहे हैं, हर जगह एसी दिख रहा है ना। क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, है ना। डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी भी तरह की कोई डिग्री की आवश्यकताएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब 12वीं के बाद SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक विषय है कि इसको कैसे कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे टूल्स हैं, आप सीख सकते हैं, इसको ऊपर ला सकते हैं, अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो SEO। उसके बाद आता है नेटवर्किंग, है ना। आज मुझे लगता है इस सदी का, यानी जो सदी हमारी चल रही है 20वीं सदी, इसका सबसे बड़ा अगर इन्वेंशन हम देखें ना, आविष्कार के रूप में कुछ देखें, तो आविष्कार है इंटरनेट, है ना। इंटरनेट। अभी देखिए ना, हम यहाँ पे बैठे हैं नोएडा में, और प्रांत में हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यालय अलग अलग जगहों पे मुझे ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे आप सुन रहे हैं, है ना। आप जरूर आके मुझे थोड़ा टच कर सकते हैं, लेकिन शायद वो ना कर पाए, इतना ही अंतर है। बाकी जो कंटेंट में शायद आपको दे रहा हूँ वो भी आभासी रूप से उनके पास पहुंच रहा है। तो इंटरनेट क्या है? ये इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। कितने लोग जानते हैं कि इंटरनेट के पीछे एक भारतीय हैं? जानते हैं आप? नहीं? देखिए, गर्व करने का विषय है ना, स्व का बोध का विषय है। तो खैर, आप कपानी जी का नाम सर्च कीजिएगा, जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का एस्टेब्लिशमेंट किया। हालांकि जब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो केसी काओ जी को ही नोबेल प्राइज गया था, लेकिन केसी काओ जी ने अपने नोबेल में बहुत प्रोमिनेंट रूप से मिस्टर जेसी कपानी जी को एक्नॉलेज किया। और आप गूगल पे अगर कीवर्ड डालेंगे फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, है ना, तो आपको जेसी कपानी जी, हु इज एन इंडियन, आपको उनका नाम आएगा। तो ये गर्व करने का विषय है। और ऑप्टिकल फाइबर वो चीज है जिसपे सारा सब कुछ इंटरनेट चलता है। अगर आज ये ऑप्टिकल फाइबर्स को हम थोड़ा सा हटा दें तो हम एग्ज्यूम नहीं कर सकते हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। चलिए, तो नेटवर्किंग यानी इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे जुड़ के जाता है, कैसे हम कुछ भेज सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप नेटवर्किंग का स्किल्स कर सकते हैं, जो कि प्रोमिनेंट रूप से बहुत सारे वेंडर्स हैं। जैसे सिस्को एक वेंडर है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, कहीं एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं जिसको हम वाईफाई राउटर कह देते हैं ना। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें एक सिस्को बहुत प्रोमिनेंट है। वो अपने सर्टिफिकेशन कुछ देती हैं, उस सर्टिफिकेशन की हम लर्निंग कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। यू आर रेडी टू डिप्लॉय इन द कॉर्पोरेट। तो ये एक आपका स्किल बेस्ड कोर्स है। उसके बाद एनालिस्ट की पोजीशन आती है, यानी आप किसी चीज को, कोई डेटा है, डेटा माइनिंग, और डेटा माइनिंग के बाद आप उसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना, यानी कुछ स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में लेके आना, ये एनालिस्ट का काम होता है ना। एक्सेल बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपके आचार्य जी रिजल्ट बनाते हैं एक्सेल पे, फिर बाद में बहुत सारे ग्राफ से उसको दिखाते हैं कि कितने बच्चे 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, कितने बच्चे इसमें फेल, कितने उसमें फेल। उसके बिहाफ पे लगता है कि मेरी कक्षा के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, मेरी कक्षा के बच्चों ने अच्छा सब्जेक्ट में परफॉर्म किया। तो ये क्या एनालिस्ट का काम है ना। इसके लिए छोटा सा एक्सेल टूल चाहिए, आपको सीखना है, और ओपन लर्निंग है। यूट्यूब पे लाखों की संख्या में वीडियोस पढ़े, कहीं जाना नहीं है ना। सीखने का आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और आपको सही जगह पता होनी चाहिए कि यहां से सीखेंगे तो मेरी लर्निंग लीनियर रहेगी, यानी मैं स्टेप बाय स्टेप सीख पाऊंगा। आप सीख सकते हैं और बिल्कुल सीधे जा सकते हैं। वेब डिजाइनिंग, यानी वेब डिजाइनिंग तो हम सभी जानते हैं, वेबसाइट्स और उसकी डिजाइनिंग। किसी तरह के कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं है। वेब डिजाइनिंग PHP HTML पे होने वाला एक कार्य है, आप इसको सीख सकते हैं। ओपन लर्निंग पढ़िए, वेब प्रेस के ऑटोमेटिक मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मॉड्यूल्स होते हैं, आप उनको पिक कीजिए, कस्टमाइज कीजिए, वेबसाइट बना सकते हैं, अपना पेज बना सकते हैं। तो ये एक फील्ड है। इसके अलावा बहुत सारे, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स आर ओपन,
है ना, कि आप इसको पिक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अप स्किलिंग कर सकते हैं और आप अपनी जॉब को शुरू कर सकते हैं। ये हो गया स्किल बेस्ड कोर्स, है ना, जहां पे हमें कुछ सीखना है, परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन दैट। ये एक जॉब, और ये आपके स्किल जॉब में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट में, है ना, सबका चार्म रहता है कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है ना। तो गवर्नमेंट में अगर हम प्रमुख रूप से 12th के बाद, चूंकि लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन 12th के बाद अगर हम तोड़ें इसको तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जो रिक्रूटमेंट कराती है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, और इसके बाद जो मेन ऑप्शन आता है आर्म्ड फोर्सेस। और एसएससी, चूंकि मैंने आपको बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट बॉडीज है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट बॉडीज भी होती हैं। जैसे अपने यहाँ UPSSC है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज, है ना, ये एक ऐसी बॉडी है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में होंगे तो उसकी रिक्रूटमेंट बॉडी अलग होगी, बिहार की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, सब स्टेट्स की अलग अलग है ना। यूपी की है UPSSC। अब ये क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ एसएससी की बात करें तो ये दो तरीके के एग्जाम निकालते हैं, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम और एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग सर्विसेज। दोनों की क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है। जब हम एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 100% 12th होनी ही चाहिए। एज का एक क्राइटेरिया है, और संभवतः जहां तक मेरी जानकारी है इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी 12वीं में कितनी % हो, लेकिन आपकी 12वीं कक्षा होनी चाहिए पास। उसके बाद कुछ कोर्सेज के लिए वो एक कंप्यूटर से संबंधित एक सर्टिफिकेशन होता है डोइक का, CCC का, है ना। आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और कहीं जाके एग्जाम दे दीजिए, यहाँ सेंटर्स होंगे, CCC के सर्टिफिकेशन आप ले लीजिए, आपको ऐड ऑन करेगा इसमें वो। तो ये जितनी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट से लेके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, कुछ मैं गिना देता हूँ। इनकम टैक्स सर्विसेज है, सेंट्रल एक्साइज है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, सब में जितनी भी ग्रुप C सर्विसेज हैं, ग्रुप C मतलब क्लरिकल जॉब्स, तो उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या जो प्रोसीजर है वो एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के माध्यम से आप जा सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये एग्जाम हर वर्ष एसएससी कंडक्ट कराती है, हर वर्ष 2025, 2024, 2026 हर वर्ष कराती है, इसको आप कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग सर्विसेज, इसकी क्वालिफिकेशन 10th है, मतलब थोड़ा सा लोअर लेवल पे है कंपेयर टू एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। मल्टीटास्किंग फॉर सपोर्टिंग स्टाफ्स, है ना, हर रेलवे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं कि मान लीजिए फोटोकॉपियर एक रोल है, तो उसमें फोटोकॉपी करना है, मतलब सेमी स्किल्ड टाइप का कोर्स है, तो ये एमटीएस में आते हैं। तो इसको भी आप दे सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने ये पहले भी आपको बताया कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी चूज करने से पहले हमारे साथ कुछ कारक काम करते हैं, कारण काम करते हैं, कॉजेस काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आर्थिक, सामाजिक और हमारी बौद्धिक प्रतिभाएं किसी भी चीज़ को चूज करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए सब बनाए, हमें सोचना है, विचार करना है क्या बनाए, उसके बाद हमें कुछ नोट डाउन करना है, फिर हम अगले सेशन में आपको बताएंगे आपके लिए क्या ठीक है। तो उसके बाद आते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ग्रुप D सर्विसेज होती हैं, संभवतः 12th नहीं चाहिए, इसके लिए 10th चाहिए। तो इसमें बहुत सारी गन मास्टर्स की जॉब्स होती हैं, रेलवे ट्रैक्स को जो रिपेयर करते हैं, देखते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जो RRB निकालता है। ग्रुप D में 10th इसके लिए क्वालिफिकेशन है। इसके बाद हम जाते हैं 12th के लिए। तो असिस्टेंट लोको पायलट बहुत ही फेमस एक जॉब है और बहुत अच्छे ग्रेड पे जॉब है। असिस्टेंट लोको पायलट हम डीजल इंजन को कहते हैं ना। तो जनरली लोको पायलट, अब संभवतः जितने भी हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं सबको लोको पायलट ही कहते हैं, वरना अमूमन लोको पायलट शब्द डीजल इंजन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जितने भी हमारे साथ ड्राइवर के साथ को पायलट्स रहते हैं या पायलट के साथ को पायलट रहते हैं रेलवे में चलाने वाले, उनको असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। 12वीं के बाद इसकी सीधी भर्ती होती है। तो ये आपके लिए
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम निकालता है। हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि कितने वर्ष में ये एग्जाम निकलेगा, वो अपना एनालाइज करता है रेलवे और उसके बाद निकालता है। कभी ये 2 वर्ष में निकलती हैं, कभी हर वर्ष निकल जाती हैं, कभी 3 वर्ष बाद निकलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, एसएससी कंबाइंड हायर एजुकेशन सर्विसेज का ये हर वर्ष निकलता है, लेकिन रेलवे की जो जॉब्स हैं, फॉर्म्स हैं, ये हर वर्ष नहीं निकलते हैं, है ना। तो हमें आरआरबी की साइट पे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया। इसके बाद आगे चलते हैं आर्म फोर्सेस, सबसे पॉपुलर आर्म फोर्सेस, है ना, सब जानते हैं। तो आर्म फोर्सेस में प्रमुखता अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो 3 तरह की फोर्सेस हम पहचान पाते हैं। एक तो डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस मतलब सीधे हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद आती हैं सेंट्रल पुलिस सर्विसेज यानी सीपीएफ, जिसको हम आर्म्ड फोर्सेस भी कहते हैं। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर फोर्सेस हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ये सारी ना हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं। ये हमारे आर्मी जो डिफेंसेस है वो बॉर्डर्स पे काम करती है, यानी बाहर से सुरक्षा हेतु। जो गृह की सुरक्षा हेतु यानी गृह विभाग के अंदर जो आती हैं, यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं, वो ये सारी चीजें सेंट्रल पुलिस फोर्सेज। तो इनका जो इनिशियल एग्जाम होता है कांस्टेबल का, जो हम सभी जानते हैं, ये हर वर्ष निकलते हैं लगभग। डिफेंस सर्विसेज, अपना डिफेंस सर्विसेज तीनों, आर्मी, नेवी, आर्मी में हम लोग उसको हवलदार या कांस्टेबल कहते हैं, नेवी में हम उसको सेलर कहते हैं, और एयरफोर्स में हम उसको एफकेट के थ्रू एक एग्जाम निकलता है, उसके थ्रू हम लेते हैं। मतलब तीनों डिफेंस सर्विसेज अपना अलग एग्जाम लेती हैं और अपना अलग रिक्रूटमेंट लगती हैं, कोई कंबाइंड नहीं होता। लेकिन सीपीएफ का, जिसकी मैं बात करूं सेंट्रल पुलिस फोर्स का, तो इसका कंबाइंड एग्जाम होता है सभी सर्विसेज के लिए। सभी सर्विसेज मतलब सीआईएसएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, सबका कंबाइंड एग्जाम होता है। आपकी प्रतिभा के अनुसार, आपकी कट ऑफ रैंकिंग के अनुसार आपको, या आपकी चॉइस फॉर्म में भरते वक्त क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब कुछ हाइट हो गई, लंबाई चौड़ाई आपकी कैसी है, इसका कुछ क्राइटेरिया है। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट, यानी कुछ दौड़ के आपको टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं, तो उसके बाद आप सीधे इसमें जा सकते हैं। समझ आया? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सीपीएफ मैंने आपको बताया सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, डिफेंस सर्विसेज मैंने बताया। इसके बाद आता है स्टेट पुलिस सर्विसेज, है ना। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो या वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल पुलिस है, बिहार है तो बिहार, एमपी है तो एमपी। ऐसे सभी जो राज्यों की पुलिस है उनकी अपनी सर्विसेज होती हैं। जैसे यूपी पुलिस हर साल फ्रीक्वेंसी नहीं है, हर वर्ष नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ कांस्टेबल या सिपाही के एग्जाम हमारे यहाँ होते हैं 2 वर्ष में कभी एक बार। 70,000 वैकेंसी, 75,000 वैकेंसी हर बार आते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब ये बहनों के लिए और भैयाओं के लिए अलग अलग क्लासीफाई पहले से ही रहता है कि इतनी पोस्ट इनके लिए और इतनी पोस्ट इनके लिए। तो इसको भी जो हमारे यहाँ बोर्ड है, मैंने आपको बताया कि UPSSC जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में कराता है, पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है। जो पुलिस सर्विसेज है UPPRB, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये अलग है। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी लगेगी कब एग्जाम निकले हैं। लेकिन हाँ, 12th के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास कोस्ट गार्ड सर्विसेज, ये लगभग आर्मी से मिलती जुलती, नेवी से मिलती जुलती एक हमारी डिफेंस सर्विसेज है। तो कोस्ट गार्ड में भी वैकेंसीज निकलती हैं सेलर की, वो भी अपना अलग एग्जाम लेती है, अलग अलग प्रोसीजर है। मुझे लगता है नोएडा में 2 बड़े ऑफिस हैं कोस्ट गार्ड सर्विसेज के। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को क्वेश्चन आप में से? कि चलिए नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, है ना, कुछ पूछना होगा तो। अब आता है एक हाइब्रिड मॉडल, है ना, जॉब्स विद स्टडी, कि भैया क्या कर सकते हैं, कि क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम है, क्या पढ़ते, हमें पढ़ा भी लो, हमारी जिम्मेदारी ले लो, हमारी फीस वीस का भी कुछ इंतजाम आप ही कर लें, और या हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम भर देंगे, है ना। तो ऐसी 2 प्रोमिनेंट सर्विसेज हैं। एक गवर्नमेंट की हम तरफ जाएं तो NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA कंबाइंड एग्जाम है डिफेंस सर्विसेज के लिए, जिसमें तीनों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों
का रिक्रूटमेंट एनडीए के माध्यम से होता है और ये 3 वर्ष का एक प्रोग्राम है। ये आपको अपस्किल करते हैं, सेना के अनुसार आपको पढ़ाते हैं और उसके बाद सीधे आपको लेफ्टिनेंट रिक्रूट करते हैं, मतलब सीधे आप ऑफिसर्स एकेडमी मतलब ऑफिसर्स पोजीशंस पे जाते हैं। इसमें कुछ फीस भी देनी पड़ती है और कुछ तनख्वाह भी मिलती है। यानी जब आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप रहेंगे तो आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत नॉमिनल सी फीस होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके स्टेपेंड्स होते हैं, यानी आपको मिलने वाली तनख्वाहें होती हैं, है ना। एनडीए हर वर्ष निकलने वाला एग्ज़ाम है, बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है, बहुत लोगों की चॉइस होती है। तो इसको निश्चित रूप से मुझे लगता है अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम हर बार निकलता है, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए इसको। नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से है, तीनों सेनाओं के लिए। कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, यानी प्राइवेट जॉब्स में आ जाते हैं। क्या प्राइवेट जॉब में भी ऐसा कुछ है? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, अलग अलग कंपनीज चलाती हैं, लेकिन 12th के बाद सिर्फ एक जो अभी तक हमने एक्सप्लोर किया है, मुझे लगता है कुछ और होंगे तो शायद हमारी नज़र में नहीं आया होगा। टेक भी एक प्रोग्राम है जो HCL टेक्नोलॉजी, यानी जहाँ मैं खुद काम करता हूँ, हालांकि ये प्रोजेक्ट से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा कुछ काम अलग है, लेकिन मुझे पता है चूंकि मैं उसी कंपनी में हूँ कि वो एक ऐसा प्रोग्राम चलाती है टेक बी का, जिसमें आप पढ़ते पढ़ते आप जॉब की गारंटी आपकी है, आपको तनख्वाहें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी 6 महीने के बाद, और उसके बाद आपको वहाँ काम करना है। आपकी 1 साल के बाद डिग्री शुरू हो जाती है। उस डिग्री का बहुत मेजर पोर्शन कंपनी आपको क्या करती है, स्पॉन्सर करती है, और बचा हुआ पैसा जो है लगभग 20-30% वो आप अपनी सैलरी, यानी जो आपको सैलरी हर मंथ मिल रही है 18,000-20,000 रुपए जो भी सैलरी आपको मिलेगी, उससे आप उसको पे कर सकते हैं। या आप कंपनी से कह सकते हैं सर आप मुझे काट के ही दे दो, आप भर दो, मुझे बच्चे को काट के अमाउंट दे दीजिए, है ना। तो ऐसी बहुत अच्छी सर्विसेज है टेक बी। और HCL का तो नोएडा हेडक्वार्टर है, मुझे लगता है यहाँ पे 5 या 6 से ज़्यादा बड़े ऑफिसेज हैं। तो ये एक आपके लिए ऑप्शन है ना, जॉब भी करें और हम लोग पढ़ें भी, और ये आपकी पढ़ा के डिग्री भी देते हैं प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से, और आपको पैसे भी देते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसीजर है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। अभी हमें सिर्फ आपके लिए रास्ते बताने हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, समझ आ रहा है पीछे तक सबको? ठीक है, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन के लिए हमने जो हायर एजुकेशन में हमारे साथ हमारे ही पूर्व छात्र यानी आपके जैसे विद्यालयों से पढ़े हुए हैं, मुकेश भैया, हमने इनको आग्रह किया था कि चूंकि ये खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर, तो हमने कहा था कि आप ही इस विषय को बताएं तो बेहतर रहेगा। तो हायर एजुकेशन वाला विषय कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये मुकेश भैया आपको बताएंगे दूसरी स्लाइड के माध्यम से। मेरा जो विषय था वो मैंने आपको बताया कि आपके पास जॉब या वर्किंग प्रोफेशनल्स की तरह जो हमारे पास जॉब्स हैं उसके क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी ने कुछ तो नोट किया होगा, है ना, और उसको चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी के लिए मैं मुकेश भैया को आमंत्रित करूंगा। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, परम पवित्र ओम और भारत माता। विभिन्न माध्यमों से सुन रहे प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसे विपिन भैया ने बताया कि वो और मैं दोनों ही पूर्व छात्र रहे हैं, आप ही की तरह बैठे हैं इन्हीं प्रांगणों में, और आप ही की तरह शैतानियाँ भी की हैं। हाँ, हम लोग एसी में नहीं बैठे हम लोग गर्मी में बैठते थे। अभी जो सेशन था कि 12th के बाद में अगर हमें जॉब करनी है तो क्या जॉब करनी है। ठीक है, तो 12th के बाद अगर जॉब करने का मौका मिले, अब उसको मौका कहें या फिर जरूरत पड़े, तो उसके लिए वो ऑप्शंस थे। और विपिन भैया ने एक और चीज बोली कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अभी आज की डेट में अगर आपको अपनी एजुकेशन बढ़ाने का मौका मिलता है तो एजुकेशन आप जरूर बढ़ाएं। केवल ग्रेजुएशन तक नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और आगे जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लो उसे। ठीक है, जब तक माँ बाप आपके साथ हैं, सारी फाइनेंशियल कंडीशंस और बहुत सारी सामाजिक चीजें आपके साथ हैं, आप पढ़िए। पढ़ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप में बन जाता है।
जो जो जॉब के ऑप्शंस आपने 12th के बाद में देखे, उनमें आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे करके भी जॉब्स हैं। बट जाहिर सी बात है 12th के बाद की जॉब, यूजी के बाद की जॉब, पीजी के बाद की जॉब के स्केलिंग में, पे स्केल में, सारी ही चीजों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। ठीक है, तो वो हम सब अभी जानते ही हैं। ठीक है, तो आज का जो विषय है, आज का विषय मैं यूजी के बाद में जो जॉब है उस पर नहीं जाने वाला हूं। आज का विषय ये है कि अभी आप 12th में हैं, तो 12th के बाद में आप किन किन सेक्शंस में जा सकते हैं और क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग क्वेश्चंस भी पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो सारी ही चीजें हमने, भैया बंद ही कर दो लाइटें, मुझे ज्यादातर इससे ही कवर करना है, तो वो विजिबिलिटी स्लाइड्स की ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए। ये चीजें शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं जो तुम लोगों को खुद भी पता है, एंड दैट इज वेरी मच नीडेड टू कनेक्ट विद द स्पीकर। ठीक है, ऑडियंस और स्पीकर्स में एक कनेक्शन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सबने नाम सुना है, ठीक है, महाभारत सबने नाम सुना है, गीता का उपदेश सबने सुना है, और गीता भागवत बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए, ये कितनों ने सुना है ना? बहुत सारे, एक दो हाथ उठ रहे हैं। तो ये कुछ ना नरेटिव्स होते हैं, नरेटिव्स को कहा जाए तो भ्रम। ठीक है, कि भ्रम क्या होते हैं? अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, गीता को मैं किस तरीके से देखता हूं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं गीता को। जब भी आप देखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अलग अलग आपको दिशाएं दिखेंगी। तो आप ये देखो कि गीता का वाचन कौन कर रहा है, बोल कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण। एज ए टीचर वी कैन कंसीडर हिम यंग है ना, यंग है ना, उनसे ज्यादा बड़े बूढ़े वहां पर प्रेजेंट थे, भीष्म पितामह प्रेजेंट थे, द्रोणाचार्य प्रेजेंट थे, कृपाचार्य प्रेजेंट थे। ठीक है, और स्टूडेंट कौन है? अर्जुन। अर्जुन भी यंग है। ठीक है, और जगह कहां है? युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र, जहां पर क्लासरूम्स की बाउंडेशंस नहीं है ना? तो अब ये मैसेज जरा आप सोच के देखना कि एक यंग बच्चे को एक यंग टीचर बता रहा है, जबकि वहां पर ग्रे हेयर्स, सीनियर्स, बहुत सारे लोग हैं। अब जो वो यंग बच्चा है, जो अर्जुन है, वो ये भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे ज्ञान कौन देगा आकर? क्या मुझे द्रोणाचार्य देंगे, क्या मुझे कृपाचार्य देंगे, क्या मुझे भीष्म पितामह देंगे? पर भगवान की सृष्टि ऐसी होती है कि भगवान ना किसी भी फॉर्म में आकर ज्ञान आपको दे सकते हैं, आपको पथ प्रदर्शित आपको कर सकते हैं। किस फॉर्म में आए? भगवान स्वयं उस फॉर्म में थे। ठीक है, तो आपको ज्ञान किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है। तो नेवर थिंक कि आप ना ऐसे एक्सपेक्ट करके रखें कि मुझे ना एक पर्टिकुलर व्यक्ति से चाहिए, है ना? अ पर्सन विद ग्रे हेयर्स, व्हाइट हेयर्स विल कम एंड टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है, तो ऐसा छोड़ दो। ठीक है, यंग। तो अच्छा, अब गीता में ज्ञान क्या दे रहे हैं? गीता में ज्ञान दे रहे हैं कि जीवन का जो युद्ध है, जीवन रूपी जो युद्ध है, वो कैसे लड़ा जाए। ठीक है, अब आज की डेट में युद्ध ये तो नहीं है कि चाकू उठा के किसी को मार दो। आपके जीवन में पग पग पर जीवन में संघर्ष है, तो उस संघर्ष को कैसे लड़ना है, क्या करना है, वो आपको गीता कहीं ना कहीं बताती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि ना बुढ़ापे में कभी पूजा पाठ करना बैठ के, तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। ठीक है, ये एक नैरेटिव है, अलग अलग लोगों के द्वारा सेट किया हुआ। एक गीता अर्जुन के लिए है, जिसको अभी जीवन जीना है, उसको गीता का उपदेश है। अगर भगवान को गीता का उपदेश बूढ़े ही लोगों को देना होता तो भीष्म पितामह को दे रहे होते। अगर ये मोक्ष का ही रास्ता बताने वाली गीता होती तो गीता का उपदेश किसको दे रहे हैं? जिसको आगे जीवन जीना है। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम लोग अभी भी ये सोचें कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों की रज धूल के बराबर, हम आपके सीनियर्स, है ना, और अर्जुन जैसे यशस्वी काम करने वाले आप लोग, तो हम अगर आपको कैरियर काउंसलिंग, जीवन के उद्देश्य में कैसे बढ़ना है आगे, उसके बारे में अगर कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं तो आप उसको समझो, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा नीड है हमारे समाज में, कैरियर काउंसलिंग की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये स्लाइड्स में 2 में दिखाया है कि हायर एजुकेशन
अब इसको हमने ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज दो कोर्सेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज से आपको समझ में आ ही रहा होगा विच आर द ट्रेडिशनल कोर्सेज, नाम बताओ एक दो ट्रेडिशनल कोर्सेज के। बीटेक इज ऑल्सो ट्रेडिशनल, बीटेक इज प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। ट्रेडिशनल कोर्स हम लोग बोल सकते हैं बीए, बीएससी, जो थोड़े से ट्रेडिशन से चल रहे हैं, काफी सालों से चल रहे हैं। बीटेक इतना पुराना नहीं है, बीटेक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स हम उनको बोलते हैं कि जिससे ना जॉब की श्योरिटी तुम्हारी लगभग हो ही जाती है। एक और तीसरा टाइप का कोर्स होता है, वो होता है वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। वोकेशनल कोर्स आपके बिल्कुल ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, ठीक है। तो चलो अब इनकी बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो ट्रेडिशनल कोर्सेज को भी फिर से हम लोग अगर बोले कि भाई कन्वेंशनल यूजी मींस अंडर ग्रेजुएट, कन्वेंशनल यूजी फिर से बीएससी हो गया, है ना। बीएससी में भी कन्वेंशनल यूजी की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये ध्यान में आता है ना। बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथमेटिक्स, ऐसे करके सामने आता है ना। कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम, बीए की बात करें तो बीए इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट इन ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी कुछ न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, दे आर कमिंग विद सम स्पेशलाइजेशंस। ट्रेडिशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अब आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जहां पर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और फिर से वही बात कि मेहनत आपको करनी है, सोचना आपको है, चिंतन मनन आपको करना है कि कौन से कोर्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। सारे कोर्सेज सबके लिए नहीं है। जिसको अपने आप को जो फिट लगता है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट अच्छा बन रहा है, मेरे को ये करना चाहिए, तो उसे करो, एम को फोकस करो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो हम लोग फिर से इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को भी दो तरीके से बांटते हैं, कन्वेंशनल यूजी कोर्सेज एंड यूजी विद स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन नोट डाउन आल्सो। सो अभी आई थिंक यहां पर आर्ट्स वाले बच्चे नहीं है क्या कोई? तो इन कोर्सेज को मैं स्किप कर देता हूं बिकॉज मैंने थोड़े से कोर्सेज आर्ट्स के लिए भी रखे थे। सो यू कैन सी हियर कि आर्ट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस people can do and there are different courses also. If you can see BA program in sociology, social work, political science, philosophy, multimedia and mass communication, journalism, social science, humanities, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आर्ट के बच्चे नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। Again several other courses which you can also join, ठीक है। Fine arts and then music and then bachelor elementary educations, BA in education, fine। अगर हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करें तो कॉमर्स बैकग्राउंड में फ्यू वोकेशनल स्टडीज आर आल्सो लिस्टेड। कॉमर्स के भी बच्चे यहां पर नहीं है कोई? नहीं है, ठीक है। तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूं बट जस्ट फॉर योर नॉलेज यू कैन कीप इट विद यू बिकॉज आपके भी कोई भाई बहन, प्लीज बातें मत करो, है ना, आपस में बातें मत करो वरना पॉइंट्स मिस हो जाएंगे क्योंकि हमें गागर में सागर भरनी है। थोड़े टाइम में ज्यादा नॉलेज देनी है, उसमें भी अगर आप बातें करने लग जाओगे तो अभी आपका लेवल उतना नहीं है, यू विल स्किप फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। सो बातें आपस में नहीं करनी है, ठीक है। किसी को भी बता सकते हो वोकेशनल कोर्सेज आर मेनली द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज विच विल गिव यू द जॉब। करंटली अभी जो जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। दीज आर द वोकेशनल कोर्सेज स्पेशली फॉर द कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है। साइंस वाले वोकेशनल कोर्सेज भी अभी मैंने लास्ट की स्लाइड्स में लिस्ट करे हुए हैं, वो भी आप लोग देखेंगे। सो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूं अभी के लिए। सो दीज आर द कोर्सेज other than the traditional physics, chemistry, math courses. You can go with the BSc honors. So BSc honors you can join in anthropology, biological sciences, biomedical sciences, biochemistry, botany. बायोलॉजी के बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो BSc ट्रेडिशनल नहीं करनी, इसके साथ में आप बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हो, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे ऐसे कोर्स भी आपको मिल सकते हैं कि जो शायद आपने मतलब बहुत ज्यादा उनकी नॉलेज आपको ना हो, ठीक है। फिर
अगर किसी कोर्स के बारे में स्पेशली किसी को पूछना हो तो हिंट मुझे कर सकता है, ठीक है। देन अगेन बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी। जियोलॉजी में भी बीएससी होती है, इट इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, बट इफ यू विल सी कि ज्योग्राफी में बीएससी किसी बीटेक से कम नहीं है, और इसमें पूरा मैथ्स भी लगता है, पूरा साइंस भी लगता है, बिकॉज बहुत सारी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विंड वेव्स, और बहुत सारी जो तुम्हारे भूगर्भ में छिपे हुए रहस्य हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसके बाद में एमएससी, बायोलॉजी के बच्चे बायोलॉजी में जाते थे, मैथ्स के बच्चे बायो नहीं लेते थे। बेटा आप बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हो, इधर फर्स्ट कॉर्नर आप ही। क्यों इतना हंसी आ रही है आपको? आपको पता है मुझे आपको बोलना पड़ रहा है, और ये आपकी बात कितने विद्यालय सुन रहे हैं। आप अपना ही टाइम खराब नहीं कर रहे, बाकी सबका भी टाइम खराब कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपके बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आजकल बीटेक भी होने लगी है, आगे एमटेक भी होने लगी है। सो इस स्लाइड पर आप करंटली बीएससी कोर्सेज देख रहे हो, देन बीएससी फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिक्स, जूलॉजी, और भी बहुत सारे बीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट ये सारे बीएससी ऑनर्स कोर्सेज आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, ठीक है। सो आप ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के ही बच्चे हो, तो ये कोर्सेज जो भी मैं अभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज, आजकल ना इंटीग्रेटेड कोर्सेज का जमाना है, क्योंकि अब हम ट्रेडिशनल से अभी करंट वाले सिनेरियो पर आ रहे हैं। एक चीज से काम नहीं चलने वाला है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अभी जैसे इनके नाम भी आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज इंटीग्रेटेड कोर्सेज। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। फिजिकल साइंस कहते हैं फिजिक्स को, है ना। वो तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन से इसे मिसइंटरप्रेट मत करना, कंफ्यूज मत होना, है ना। फिजिकल साइंस इज फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स विद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये भी कोर्स अच्छा है, मतलब फिजिक्स के साथ में आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो। बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फिजिक्स, ठीक है, यू कैन डू। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये वाला जो फिजिकल एजुकेशन है, ये वही फिजिकल एजुकेशन है, व्यायाम, योगा, ठीक है। तो इसको भी आप एज ए कोर्स ले सकते हो। और इन कोर्सेज में पहले बीए आप अपने घरों में पेंट करते हो ना, आप अपने घरों में पेंट करते हो ना, है ना। बहुत सारी कंपनी के एशियन पेंट, ये वो। अब आज की डेट में ना, आज की डेट में जो पेंट हो रहे हैं और जो आज से 20-30 साल पहले जो पेंट हो रहे थे, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। अब जैसे पेंट की ही बात करें तो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट पर भी पेंट होता होगा, है ना। बट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उन पर ऐसा पेंट होता है कि जो दुश्मन देश का रडार है उसे डिटेक्ट ना कर पाए। अगर उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराए तो वो वापस ना जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब ये काम कौन करेगा? नैनो साइंस इंजीनियर्स करेंगे। नैनो साइंस इंजीनियर्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री का ही आगे फर्दर वर्जन है ना, केमिकल इंजीनियरिंग का ही आगे फर्दर वर्जन है। तो जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नैनो साइंस, ये बहुत इसका स्कोप वाइड है आज की डेट में, ठीक है। तो अगर आपको एमएससी नैनो साइंस में जाना है, फिर पीएचडी नैनो साइंस में जाना है, सो यू कैन हैव केमिस्ट्री इन योर यूजी, ठीक है। क्योंकि आगे ना आपका नैरो होता चला जाएगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं यूजी में, ठीक है। तो इस वजह से कैरियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा इसके मायने हैं, क्योंकि एक बार आपने अगर यूजी कर लिया तो 3 साल फिर तो रिपीट नहीं करने वाले हो, 3 या 4 साल, है ना। तो यही टाइम है कि कौन सा कोर्स लें। फिर आप लोग एंड टाइम पर परेशान होते हो, फिर ना तो टीचर्स आपके लिए कुछ अरेंज कर पाते हैं और ना ही हम लोग फिर सब लोगों तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो पता है, एक आपको डेफिनेशन बताता हूं बहुत अच्छी, आप खुद बताना। आपने एक चीज सुनी होगी, पागल, है ना। कौन होता है पागल? कोई डिफाइन कर सकता है? डेफिनेशन पूछ रहा हूं, एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूं। कोई डिफाइन कर सकता है? हु इज मैड?
नहीं कर सकता। चलो मैं डिफाइन कर देता हूं। पागल व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को हार्म करता है ना। बहुत सारे पागल आपने देखे होंगे कि जो अपने आप को हर्ट, स्माइले पास करना हर बात में, और स्माइले पास करना हर बात में, और ये ज्यादातर क्लास में भी सिनेरियो रहता है। सो यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट लॉसिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो ये पागलपन हमें, यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी क्लासेस में भी बात कर रहा हूँ। अभी आगे आप कॉलेजेस में भी जाओगे तो कॉलेजेस में भी कैसा व्यवहार, बॉलीवुड जैसे दिखाता है ना कि एक डायरी उठाई और ये कॉलर ऊपर किया और चल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कॉलेज लाइफ में। ठीक है, अगर आप ये करने के लिए सोच के जा रहे हो कि बस दैट इज द एंड ऑफ स्टडी, 12th एंड हो गया, तो फिर ना आप बेटा मत करो, आप जॉब कर लो उससे अच्छा। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है केवल, ठीक है। ये तो भूल जाओ कि बस ये 12th हो गया तो पढ़ाई खत्म हो गई। ये बस हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए हमें सांत्वना दे दी जाती है टाइम टू टाइम पर कि चल बस इतना ही करना है, चल बस इतना ही करना है। तो नहीं करना। अभी तो ना असली एजुकेशन शुरू हुई है। अभी तो 12th के बेस पर डू यू थिंक कि तुम किसी अच्छे लेवल के साइंटिस्ट बनने लायक हो या फिर किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लायक हो? नहीं ना, अभी सीखने की बारी है। तो सीखोगे कहाँ? कॉलेजेस में सीखोगे। तो कॉलेजेस ना मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, कॉलेजेस ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का गृह है। तो वहां पे जब जाना है तो पढ़ने के इंटेंशन से जाना है बस, और किसी चीज से मत जाना इस बॉलीवुड को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कई जगहों पर ऑनर्स भी होती है, तो वो आप चूज कर सकते हो। बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। अप्लाइड लाइफ साइंसेज। अप्लाइड लाइफ साइंसेज और लाइफ साइंसेज दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जहां पर भी आप अप्लाइड वर्ड यूज कर देते हो वो कहीं ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जाता है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं कि जिस भी प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स और ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब अप्लाइड। फाइन, चलो अब आगे बात करें। अभी मैं थोड़े से और कोर्सेज भी दिखाऊंगा। ये इन यहाँ तक की स्लाइड्स में वो कोर्सेज थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज की भी बात करेंगे जो अच्छे कोर्सेज हैं। ठीक है, अभी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर ना ज्यादातर बीटेक वाले, मतलब साइंस वाले बच्चों को बीटेक और एमबीबीएस ही याद आता है। ठीक है, जो बायो वाले हैं वो एमबीबीएस, और जो मैथ्स वाले हैं वो बीटेक बोल पाते हैं। ठीक है, तो क्या बेटा, चलो अभी ठीक है, मैं खुद एड्रेस करता हूं। ठीक है, तो प्रोफेशनल एजुकेशंस वो होती हैं जो आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, जो आपको जॉब्स देती हैं। ठीक है, ये अभी कंबाइंडली हैं कोर्सेज, जो बाकी सारे के हैं तुम्हारे पीसीएम वालों के लिए। स्पेशली मैं आगे की कुछ स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा। ये कंबाइंड मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो विच आर द प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, तो बीटेक इंजीनियरिंग हो गया, बीसीए हो गया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। ठीक है, 4 साल की बीटेक करते हो और उसके बाद में 2 साल के लिए एमटेक करते हो, तो आपके टोटल 6 इयर्स हो गए। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो आपका 5 साल में बीटेक प्लस एमटेक दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक एलएलबी में भी होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसका भी मैंने एक स्लाइड्स में रखा हुआ है, बिकॉज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द लॉ। ठीक है, जैसे कि अब अगर आप बीए बीएससी या कोई भी कोर्स करते हो बैचलर वाला, उसके बाद में एलएलबी करते हो, तो वो 3 साल का है। 3 + 3 6 इयर्स हो गए। और अगर आप बीए एलएलबी बीएससी एलएलबी करते हो तो फिर आपका 5 साल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑल्सो। अगर तुम्हारे घर से मोटिवेशन है कि हम लोग पढ़ाई करें, आगे पढ़ना है, अभी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, मुझे लगता है एवरेज 17 ईयर्स में बच्चा 12th करता है ना। तो 17 साल में जॉब करके क्या करोगे अगर कोई ऊपर से बाउंडेशन नहीं है तो? ठीक है, 17 के बाद में भी 21 साल में भी जॉब करके क्या करोगे? थोड़ा सा पढ़ लो, एटलीस्ट मास्टर करो, दैट इज माय पर्सनल एडवाइस। ठीक है, 23-24 साल में जॉब करना, तब तक पढ़ो। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बाद में फिर
कॉमर्शियल पायलट कोर्स कर सकते हो आप, डिफरेंट एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए पायलट कोर्स कर सकते हो। फायर सेफ्टी डिप्लोमा भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो कर सकते हो। बैचलर इन आर्किटेक्ट ये भी कर सकते हो। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट अलग होता है। बी आर्क जो है 5 साल का कोर्स है, ठीक है। आर्किटेक्चर का काम अलग होता है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग प्लानिंग के काम करता है। सिविल इंजीनियर एक तरीके से कहा जाए कि एक और चीज जो हमारे सामने आती है ना, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, इस दुराहे पर आ जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक अगर बात करें कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, और इसको चूज करना बड़ा अलग है ना। तो बस अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचना है कि अगर इस काम को करते हुए मुझे मेरे माँ बाप देख लेते हैं तो उन्हें प्राउड फील होगा या बैड फील होगा, ठीक है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, ठीक है। तो आपको बस क्या सोचना है, कोई भी काम है, कोई भी काम जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि हमारी अंतरात्मा पहले ही कॉल क्योंकि कई बार होता है सेशन के बीच में शायद हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, घर गए कुछ चर्चा की तो ध्यान में आया कि हम शायद भूल गए, ये और होना चाहिए था, है ना। तो सिर्फ 2 होंगे, एक और होगा, ये तो व्हाट्सएप चैनल का, एक यूट्यूब चैनल का और होगा हमारा। तो आप सभी को ये दिख रहा होगा, अगर कोई भी आचार्य जी हैं, कोई भैया हैं जो फोन लाए हैं, तो जरूर इसको एक बार आप फोटो ले लीजिए और अपने संबंधित ग्रुप में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपके द्वारा जो क्वेरीज होंगी, जो भी आएंगी कक्षाचार्य जी के माध्यम से, हम जरूर आपकी समस्याओं का समाधान के लिए इसको व्हाट्सएप के माध्यम से शॉर्ट वीडियोस बना के डालेंगे। हम लोग लगातार टच रहेंगे। आप हमको संभवतः अपना बड़ा भाई मानिए, क्योंकि जरूर हम 23 साल पहले पास आउट हो गए लेकिन आप ये मानिए कि हमसे 2-3 साल ही सीनियर है ना। तो कुछ पूछना है तो इनसे पूछ लेंगे, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट आपकी और लेंगे बस जी। ये दोनों हैं, एक व्हाट्सएप चैनल और एक यूट्यूब, ठीक है। दोनों लिंक स्कैन कर लीजिए, कक्षाचार्य जी हो तो एक फोटो ले लीजिए, आप भेज दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मैं आगे के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश जी को आमंत्रित करूंगा। ये आवाज नहीं करनी है बिल्कुल, और बिल्कुल सीधे बैठना है, ठीक है। काफी समय हो गया है, बस मैं आप सभी के 5 मिनट लूंगा। देखिए, जीवन में हमारे पास सभी को अपने पास एक लक्ष्य लेकर हमें जीवन में चलना है। लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, हम सिर्फ आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो मार्ग है वो बता रहे हैं। मैं डॉक्टर विपिन शर्मा जी और मुकेश खंडेलवाल जी भाई साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सत्र के माध्यम से आपको स्किल्ड अप के कोर्स और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन ये सब कोर्स बताए। हम इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में बच्चे बीटेक ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता कि हम जो करने आए हैं क्या ये हमारा लक्ष्य था या नहीं था। और जीवन में आप किसी भी बड़े व्यक्ति को उठा लीजिए, जब तक उसने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया या उसने अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि मुझे किस ओर जाना है, वह व्यक्ति ऊंचाइयां नहीं छू सकता। कोई भी एक अपना माध्यम पकड़िए, लक्ष्य चुनिए और उस पर कार्य कीजिए। देखिए, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं और तरीके बताएंगे, करना आपको है। जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे किस ओर जाना है। देश के अंदर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से आप ये देखिए कि आप कहां पर हैं अभी। आज के समय में हमारे मुकेश जी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक एमटेक हैं, विपिन जी भाई साहब भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का आज के समय में बहुत बड़ा मार्केट है। आप देखिए कि आज कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग ना होता हो। और आप सभी पीसीएम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स आप पढ़ते हैं, मैथ आपके पास है। फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि जो आपको पूरे जीवन काम देती है, हर चीज में फिजिक्स यूज होती है। तो अपना 11th-12th के साथ अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मजबूत कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आज के टाइम में आप देखिए, अभी हमारे ही पूर्वछात्र यूएस गए थे, आजकल घरों में रोबोट काम कर रहे हैं। जो भारत के अंदर महिलाएं या जो कर्मचारियां काम करते हैं, वहां रोबोट काम कर रहे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है।
टेस्ला की कार आ रही है बिना ड्राइवर वाली, तो टेक्नोलॉजी को समझिए, सर्च कीजिए। हमारे जो YouTube चैनल्स पे अभी ये जो पूरा लाइव सेशन जाएगा, वो रिकॉर्डिंग के बाद उस पर डलेगा, तो उसको सुनिए, समझिए। अगले सत्र में हम आपके साथ फिर बैठेंगे, तो आपकी क्वेरी आपके मन में होनी चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, या आप YouTube चैनल पे जो है वहां भेज सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जिज्ञासा लाइए कि मुझे क्या करना है। कैरियर काउंसलिंग का माध्यम यही है कि आपको अधिक से अधिक हम बता सकें कि बहुत फील्ड ऐसे हैं कि जहां आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और मैं सभी विद्यालय के आचार्य प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद दूंगा। अगले सत्र की जो भी कार्यक्रम हमारा रहेगा उसकी सूचनाएं सभी को मिल जाएंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।